Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज फिर हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। रडार पे होगी GNFC, यानी कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। इस कंपनी ने कल बाजार के दौरान अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। बेहद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था नंबर्स पे। कल स्टॉक में उछाल था, आज भी उछाल के साथ कामकाज करा था, लेकिन अब इवेंचुअली एक मुनाफा वसूली ऊपरी तरह से आज नजर आ रही है। लेकिन ऑलमोस्ट अपने साल के हाईस पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। तो नंबर्स और आगे का आउटलुक पे डिटेल में चर्चा करूंगा आज। चलिए, इससे पहले मैनेजमेंट के साथ बातचीत करूं, भारतीय बाजारों पे एक नजर डालूं। पहले तो ये जो आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है उसी के साथ शुरुआत करते हैं। जी हां, अगले कारोबारी साल में सरकारी कंपनियों में जमकर हिस्सेदारी बेची जाएगी। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार विनिवेश का लक्ष्य मौजूदा कारोबारी साल के मुकाबले करीब 25% बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। पूरी खबर पे बातचीत करने के लिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ते हुए। लक्ष्मण आए, गुड आफ्टरनून। ये एक्सक्लूसिव खबर आप लेकर आए, बताएं क्या डिटेल्स है विनिवेश को लेकर, अगले कारोबारी साल के लिए सरकार की रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, दरअसल हमने जो सूत्रों से पता किया तो मुझे पता चला कि इस कारोबारी साल में कई सारी कंपनियों में सरकार ने हिस्सेदारी बेचने की योजना की शुरुआत तो कर दी, लेकिन वो बेच नहीं पाई, यानी सरकारी खाते में वो पैसे आए नहीं। तो अब सरकार अगले कारोबारी साल के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि जोरदार तरीके से सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। और इसका ऐलान आप बजट में देख सकते हैं कि चालू कारोबारी साल में जहां करीब 74,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, तो अगले कारोबारी साल के लिए इसमें 25% की बढ़ोतरी करके इसे 1 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। और ये कुछ ठोस आकलन के आधार पर है। आकलन ये है कि 23 कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की जो सिफारिश की थी नीति आयोग ने, उन सिफारिशों को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से मंजूरी मिल चुकी है। उनमें से कुछ में हिस्सेदारी बेची जा चुकी है, कई ऐसे हैं जिसमें अभी हिस्सेदारी बेचने की योजना की शुरुआत की गई है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए गए हैं, लीगल एडवाइजर मंगाए गए हैं। तो वो सारी प्रक्रिया पूरी होगी अगले कारोबारी साल में, यानी विनिवेश के पैसे अगले कारोबारी साल में आए। दूसरी तरफ सरकार ने नीति आयोग से बोला है कि अब आप अगली लिस्ट दीजिए किन किन सरकारी कंपनियों में हम हिस्सेदारी बेच सकते हैं। तो सूत्र ये बता रहे हैं करीब 2 दर्जन ऐसी कंपनियों की पहचान नीति आयोग कर चुका है और उसकी सिफारिश जल्दी सरकार से करने वाली है। यानी इसके अतिरिक्त 2 दर्जन और कंपनियां होंगी जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। तो कुल मिलाकर करीब 3 दर्जन कंपनियां होंगी जिस पर सरकार की नजर अगले कारोबारी साल में रहने वाला है। और इसमें एयर इंडिया में विनिवेश जो होगा वो सबसे बड़ा लक्ष्य रख सरकार मान के चल रही है। अगले कारोबारी साल में एयर इंडिया विनिवेश किया जाना है। इन सब के अलावा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HLL लाइफ केयर हो गया, कई सारी कंपनियों का आपस में मिलाया जाना भी है। 6 कंपनियों का IPO लाया जाना लाइनअप किया गया अगले कारोबारी साल के लिए। तो इस लिहाज से सरकार मान के चल रही है कि विनिवेश के मोर्चे पर अगला कारोबारी साल काफी अच्छा रहने वाला है। सरकार की झोली में इससे काफी मोटी रकम आने वाली है। ओके, वैसे भी ध्यान रखें, ये जो ONGC HPCL की डील हुई सबके लिए विन विन था। ONGC जो बड़ा एक जायंट बनता हुआ नजर आएगा, HPCL जहां पे प्रीमियम पे डील हुई तो उन शेयर होल्डर्स को भी फायदा हुआ, और सबसे बड़ा फायदा तो सरकार को हुआ जिसने इतना बड़ा पैसा मोबिलाइज कर लिया बिना किसी दिक्कत के। तो उससे मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बढ़ चुका है ना लक्ष्मण? हाँ बिल्कुल, इससे कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ा है। यही वजह कि सरकार इसका लक्ष्य भी बढ़ा रही है। और दूसरी ऐसी कंपनियों, कुछ मर्जर की भी खबरें आपको अगले कारोबारी साल में सुनने को मिल सकती हैं। हो सकता है ऑयल सेक्टर का हो, NBCC एक्विजिशन करे, दूसरे इंजीनियरिंग इंडिया पोर्ट्स लिमिटेड जो है EIPL, इसका एक्विजिशन हो सकता है। ऐसे कुछ कंपनियों का मर्जर एक्विजिशन भी आप देख सकते हैं ONGC HPCL के तर्ज पर। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का टारगेट हो सकता है अगले साल। अब इस बजट में ऐलान हो सकता है विनिवेश से। लक्ष्मण, इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चलिए अब मैनेजमेंट के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं और GNFC के MD राजीव कुमार गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कांग्रेचुलेशन ऑन द फेस ऑफ इट, नंबर्स बड़े स्ट्रांग आपने डिलीवर करें। हाँ, ये क्विकली बता दूं, ये नंबर्स बाजार के दौरान कल आए थे, आपकी स्क्रीन पे वो नंबर्स आएंगे। तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट इसलिए मैंने कहा कि एक्चुअली तो बड़ा स्ट्रांग परफॉर्मेंस है और मैं उस ब्रेकअप पे नजर आ रहा था गुप्ता साहब। हमने कई बार पहले भी डिस्कस करा है और केमिकल कारोबार पे खास तौर पे डिस्कशन था, और वहीं से वो तगड़ा आउट परफॉर्मेंस है, वही वो मोमेंटम है जो ड्राइव कर रहा है केमिकल्स का बिजनेस है आपके लिए। इतनी स्ट्रांग उस वर्टिकल में ग्रोथ कहां से मिली? देखिए आशीष, हमने अब तक के GNFC के इतिहास के लगभग 40 वर्ष के इतिहास के सबसे अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए हैं। हमारे Q3 के और पहले 9 महीनों के नतीजे अब तक के इतिहास के सबसे अच्छे नतीजे हैं।
हमने 721 करोड़ का नफ़ा बुक किया है, जो पिछले वर्ष के संपूर्ण वर्ष के नफ़े से कहीं ज़्यादा है। 716 करोड़ हमने किया था, 721 करोड़ है, हमारा पूरा क्वार्टर बाकी है। केमिकल की बात करिए तो केमिकल के अंदर लगभग 63% का हमने ग्रोथ रजिस्टर किया है। और टीडीआई जो हमारा मेन केमिकल है, टीडीआई मिथाइल मेथनॉल, इथाइल एसीटेट और फॉर्मिक एसिड, ये 4 केमिकल ऐसे हैं कि इनमें 9 महीने में जो सेल्स रियलाइजेशन है वो पिछले वर्ष के 12 महीनों के कुल सेल्स रियलाइजेशन से भी ज़्यादा है। तो सिर्फ टीडीआई, मैं बार बार आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, एनालिस्ट को ये कहना चाहूँगा कि इस कंपनी का मूल्यांकन सिर्फ टीडीआई के ऊपर नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं और उन स्पेशलिटी केमिकल्स में भी हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अच्छा, इसका मतलब अच्छा, एक मिनट, तो आपने कहा 9 महीने का जो धंधा था, 12 महीने का जो धंधा था पिछले साल, वो आपने 9 महीने में अचीव कर लिया। तो मैं मान के चलूं ना सर, 25-30% की ग्रोथ तो कहीं नहीं गई एफआई 4 केमिकल्स के अंदर जी। हाँ, अच्छा, लेकिन हाँ, टीडीआई पे बाजार खास तौर पे फोकस करता है, कह सकता हूं, लेकिन हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, टीडीआई, हाँ, ये सही है कि सारे केमिकल्स एक्चुअली ब्रेकअप, सारे केमिकल्स में अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम है, पर टीडीआई पे सबकी नजरें हैं सर। आय और इबिटा किस हद तक कंट्रीब्यूशन वहां से आया, इस बार टीडीआई का परफॉर्मेंस कैसा रहा? देखिए, टीडीआई का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। टीडीआई के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं वो 10% बढ़े हैं। टीडीआई का प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर लगभग 7% बढ़ा है। टीडीआई के एक्सपोर्ट्स पहले हम 55 देशों में पिछले वर्ष करते थे, अब 66 देशों में करते हैं। टीडीआई का अगर आप सिर्फ क्वार्टर के एक्सपोर्ट की बात करिए तो पिछले वर्ष इसी क्वार्टर के अंदर 36 करोड़ का एक्सपोर्ट था। इस वर्ष इस क्वार्टर के अंदर हमने 204 करोड़ का एक्सपोर्ट रजिस्टर किया है और इस वर्ष के अंत तक लगभग 600 करोड़ से ज़्यादा के एक्सपोर्ट की हमारी अपेक्षा है। हज़ारों टन टीडीआई के एक्सपोर्ट के ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग हैं। साथ में जो टीडीआई प्लांट लगभग 7 दिन पहले बंद हो गया था, वो प्लांट भी हमने आज चालू कर दिया है और उस प्लांट के प्रारंभ करने में जितने टेक्निकल एक्शंस और जितने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने थे वो सारे ले लिए गए हैं और टीडीआई का प्रोडक्शन जो है वो हमने रीस्टार्ट कर दिया है। टीडीआई यानी कि टोलिन डी आइसोसाइनेट, और टीडीआई के प्रोनाउंस करना दिक्कत होती है, इसलिए मैं सिर्फ टीडीआई कह रहा हूं। गुप्ता साहब, सही प्रोनाउंस करा क्या मैंने? आपने बिल्कुल ठीक प्रोनाउंस किया। ये टोलुइन और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर ये प्रोडक्शन होता है और बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस है। विश्व के अंदर सिर्फ 4 या 5 देश इसको बनाते हैं और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हम एकमात्र बनाने वाली कंपनी हैं। टीडीआई का प्राइसिंग और रियलाइजेशन क्वार्टर 3 में कैसा रहा? प्राइसिंग का आउटलुक यहां से कैसा है? आपने 15 जनवरी को मेरे ख्याल से दरें भी बढ़ाई हैं। क्या अभी भी आपको लगता है सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स रहेंगे, कोई बड़ा कंपटीशन इस स्पेस में नहीं आने वाला, मैदान साफ है आपके लिए? देखिए, ऐसा है कि मैदान साफ होता है तो काम करने का मजा नहीं होता है। जब तक कंपटीशन नहीं होता है तब तक किसी भी कंपनी या किसी भी जीवन के क्षेत्र में काम करने का मजा नहीं रहता है। टीडीआई का कंपटीशन है, लेकिन टीडीआई का कंपटीशन और उसके सामने डिमांड, वो दोनों चीज़ें लगभग मैच हो जाती हैं। सदारा का प्लांट प्रारंभ हो रहा है लेकिन डिमांड भी बढ़ रही है। दूसरे प्लांट्स हैं जर्मनी के अंदर, चाइना के अंदर, उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। तो मीडियम टर्म के अंदर टीडीआई का जो प्राइसिंग है वो स्टडी रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। इस वक्त डोमेस्टिक मार्केट सेगमेंट में हमारा हाईएस्ट प्राइस रियलाइजेशन आज की तारीख में है और डोमेस्टिक मार्केट सेगमेंट को हमने पिछले वर्ष की तुलना में 49% से 63% के ऊपर ले गए हैं और हमारा लक्ष्य है कि इस वर्षांत तक हम 31 मार्च तक हम इस डोमेस्टिक मार्केट को लगभग 75% हम कवर कर लेंगे। एक्सपोर्ट की हम बात करें तो एक्सपोर्ट में लगभग $4,4100 का ये प्राइस काफ़ी स्टेडी है और आने वाले 3-4 महीनों में भी जो डिमांड, प्रोडक्शन, ये सब देखते हुए हम ये मानते हैं कि यही प्राइस लगभग मार्च के अंत तक रहेगा। अच्छा, टीडीआई की कैपेसिटी और इस समय यूटिलाइजेशन लेवल्स कहां पे खड़े हुए हैं? देखिए, हमारे प्लांट की हम बात करें तो हमारा प्लांट 100% से ऊपर काफी लंबे समय तक इस क्वार्टर के अंदर चला है और हम लोगों ने 120% तक इसका प्रोडक्शन किया है। हमारा प्लांट ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है और हम बहुत ही शीघ्र 100% के लेवल के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, कंपनी ने हाल में टीडीआई की कीमतें 8% यानी कि 26 रुपए प्रति किलो बढ़ाई हैं। क्या ये प्राइसिंग प्रेशर, इनपुट प्राइसिंग प्रेशर था या नियर मोनोपोलिस्टिक पोजीशन है इसलिए दरें बढ़ाई गई हैं सर? देखिए, ऐसा है कि
पहले तो मैं आपका जो एक टर्म है मोनोपोली, उस पे मैं कहूंगा कि देखिए मोनोपोली का यहाँ प्रश्न नहीं है आज की तारीख। देखिए ऐसा है कि हम एकमात्र प्रोड्यूसर हैं, तो ये तो निश्चित है कि भारत के अंदर और कोई प्रोड्यूसर नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में और कोई प्रोड्यूसर नहीं है। टीडीआई की इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही हैं। देखिए ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑयल के वेरिएंट्स हैं। टोलुइन भी उधर से ही आता है, टोलुइन हम बाहर से खरीदते हैं, नाइट्रिक एसिड हम खुद बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे और इनपुट्स भी, पावर, फ्यूल, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। तो उसी के चलते थोड़ा बहुत प्राइस के अंदर वेरिएशन होता है, लेकिन साथ में देश के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी सरकार ने खूब सोच विचार के इंपोज की है। वो लगभग $90 से $400 की है चार देशों के सामने। तो उसके चलते हम प्राइस के अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं करना चाहते। 8% का प्राइस हाइक, ये सिर्फ इनपुट प्रेशर्स को पास ऑन करने की कोशिश, या एज अ स्टेक होल्डर शेयर होल्डर में समझूं कि रियलाइजेशंस इंप्रूव होने वाले हैं, आने वाले क्वार्टर में इससे मोमेंटम स्ट्रांग होने आए, रियलाइजेशंस इंप्रूव होंगे, एबिटा इंप्रूव होगा, मान के चलूं या सिर्फ अभी पास ऑन? इसका आंसर दें। अभी देखिए प्राइस एक बड़ा डायनेमिक फैक्टर है। आज की तारीख में हमने प्राइस बढ़ाया है, कल की तारीख के अंदर अगर कोई इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं तो प्राइस घटाना भी पड़ सकता है। तो ये कहना ये ठीक नहीं है कि इसी प्राइस की रियलाइजेशन पे चलेगा। ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं ये कहना चाहूंगा कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर लगभग 3 लाख रुपए और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $4,4142 के अंदर ये प्राइस ट्रेंड लगभग आने वाले 3-4 महीने में रहेगा। अच्छा गुप्ता सर, आप मेरे साथ बने रहे। जीएनएफसी और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजीव कुमार गुप्ता साहब मेरे साथ बने हुए हैं। गुप्ता साहब, आपने बात करी वो प्लांट जो बंद हो गया था, आज सुबह ही उसमें कामकाज बहाल हुआ है और एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले, मेरे ख्याल से मंगलवार का ही दिन था, जब सुबह सुबह खबर आई थी वहां पे वो गैस लीकेज की। लकीली कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, मैं पढ़ रहा था, पर क्यों, क्या दिक्कत है सर? क्योंकि ये साल में मेरे ख्याल से दूसरी बार है ये इशू क्रॉप अप हुआ है। देखिए टीडीआई प्लांट का अगर आप ऑपरेशन पूरे विश्व में देखें तो सभी जगह, वो चाहे चाइना हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कोरिया हो, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और बहुत हैजर्डस टेक्नोलॉजी है, जटिल है, और इसकी वजह से इन प्लांट्स के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या खड़ी होती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमने बहुत छोटी सी समस्या के चलते भी ये प्लांट बंद किया। बहुत ही माइनर गैस लीक था और इस गैस लीक के बाद हमने काफी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी और हेल्थ को बुलाया, हमारे प्लांट के इंजीनियर्स ने ये जो गैस काम किया, जो पार्ट्स रिप्लेस करने थे, शेयर रिएक्टर। हाँ देखिए, मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि ये हैजर्डस टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, टोलुइन है, नाइट्रिक एसिड है, क्लोरीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये सब चीजें, ये केमिकल प्रोसेस है और इसमें इतनी ज्यादा पाइपलाइनें हैं, लगभग 200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें इस प्लांट के अंदर बिछी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं भी छोटी मोटी लीक भी होती है तो उस लीक के लिए बहुत ही ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं और वो ऑटोमेटिक सेंसर्स ऑटोमेटिक शट डाउन करते हैं प्लांट का। अच्छा, एक बात बताएं, इतना सेफ ऑपरेशन है और इसके बाद हम सेफ्टी प्रिकॉशन सब लेते हैं। एक वीक प्लांट बंद रहा, कवर अप कर लेंगे या इसका कुछ असर मैं सब्सिक्वेंट क्वार्टर में एक्सपेक्ट करूं? देखिए, ये तो उस तरह की बात हुई कि एक धावक किसी रेस के अंदर दौड़ रहा है, वो थोड़ा सा पीछे रह गया, तो उससे ये पूछा जाए कि आप फिनिशिंग लाइन के ऊपर पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो हमने तो ये तय किया है कि हम पीछे रहने वाले हैं नहीं और हमारा जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो पीछे रहने का नहीं है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम फिनिशिंग लाइन पे टाइम पे और अच्छी तरह से पहुंचे। अच्छा, जीएनएफसी सर देश की एक लीडिंग फर्टिलाइजर कंपनी के तौर पर जानी जाती है और हमने अब तक जितनी बातचीत करी वो केमिकल कारोबार करी, क्योंकि यहां पे अट्रैक्शन है। इनफैक्ट फर्टिलाइजर का प्रदर्शन तो इस बार बेहद खराब है, आय 12%, इबिट 94% क्रैक कर गया। क्यों इतना कमजोर परफॉर्मेंस और कब तक एक्सपेक्ट करूं हालात सुधरेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि फर्टिलाइजर का जो धंधा है या फर्टिलाइजर का जो बिजनेस है, फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो सारा कंट्रोल्ड है। हम प्रमुखता हम यूरिया बनाते हैं, लगभग 7 लाख टन यूरिया, 7.5 लाख टन यूरिया बनाते हैं और बाकी के हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो सब्सिडी के बाहर है, अमोनियम नाइट्रेट फॉस्फेट। तो 3 प्रमुख
कारण हैं फर्टिलाइजर के अंदर जो कम मुनाफा हुआ है उसके। पहला कारण यह है कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है उसके अंदर इनपुट कॉस्ट बढ़ी हैं, पावर और फ्यूल कॉस्ट बढ़ी हैं। दूसरा कारण यह है कि हमने इंपोर्टेड फर्टिलाइजर का धंधा बंद कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर लगभग पिछले वर्ष हमने 2 लाख टन फर्टिलाइजर का धंधा किया था, उसकी वजह से मार्जिन अच्छे थे, लेकिन लॉजिस्टिक्स के काफी प्रश्न उसमें खड़े हुए थे। और तीसरी चीज ये है कि आजकल किसानों में एक टेंडेंसी बढ़ रही है कि यूरिया का ज्यादा उपयोग करें, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का कम करें, और इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के स्टॉक्स बढ़ते हैं और सेल्स रिलेशन डाउन होते हैं। और लास्ट चीज ये है कि पिछले 3-4 महीने में कोल की जो सप्लाई है उसकी आपूर्ति खदानों से थोड़ी कम हो रही है, पावर सेक्टर को ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से हमें कोल को इंपोर्ट करना पड़ रहा है और हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, और यही कारणों के चलते हमारे फर्टिलाइजर के प्रॉफिट्स थोड़े कम हुए हैं। तो पार्ट बी का आंसर नहीं दिया सर आपने। ये तो सी के दिक्कतें थी, आपने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर रखा होगा अपनी पूरी टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठ के, कब तक हालात ये अरेस्ट होते हुए नजर आएंगे, कब तक हालात सुधरते हुए नजर आएंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सुधरें। अच्छा चलिए, लार्जली कंट्रीब्यूशन आता है फर्टिलाइजर केमिकल से, लेकिन हम लोग पिछले कई बार से जब बातचीत करते हैं सर, तो हम लोग फोकस करते थे वो नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स पर। क्या हाल है वहां पे, किस तरह की ग्रोथ है एफएमसीजी इनिशिएटिव में आपकी? ये जो अदर्स का कंट्रीब्यूशन 41 करोड़ रुपए का, ये सारा वो उसी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का है क्या? नहीं, देखिए हमारा आईटी डिवीजन भी है, उसका भी है अदर्स में, और नीम के अंदर हमने जब पिछली बार आज से 2-2.5 महीने पहले बात करी थी, तो देश की लगभग 3000 दुकानों में हमारे नीम के प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। आज हमारे लगभग 21,000 दुकानों में नीम के प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हो गए हैं, और हम प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देश में पहली बार हमने ग्लिसरीन नीम सोप इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा, हमने नीम हेयर ऑयल, ये पहली बार देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, नीम हेयर ऑयल, और इसकी बड़ी अच्छी सुगंध बना के हमने इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे तो समझ में नहीं आता गुप्ता सर, अलग-अलग समझ में नहीं संस्थाओं आता। आप जब दिखाते हैं प्रोडक्ट सैंपलिंग के लिए तो भेजिए हम लोग के ऑफिस में। अच्छा, मैं जरूर भेजूंगा। नहीं, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय बहुत कम है। बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट आपने कुछ अतिरिक्त पे करी है नॉर्मल रिपेमेंट्स के अलावा, क्या हाल है इस समय डेट का? और मुझे याद है इस साल फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग तक ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी बनना चाहती थी, ऑन ट्रैक है या ऑलरेडी हो चुका है ऐसा? आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैंने पिछली बार आपके माध्यम से ये कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि हम इस वर्ष के अंत तक डेट फ्री कंपनी बने, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम बहुत ही सक्षमता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने 471 करोड़ रुपए का प्रीपेमेंट ऑफ डेट किया है, और 4 वर्ष पहले जो डेट, लॉन्ग टर्म डेट 2381 करोड़ था, वो अब सिर्फ 213 करोड़ रह गया है, और 10 मार्च को उसका पेमेंट हम कर देंगे। एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का रहता है, उसको हम प्रीपेड नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा संपूर्ण रूप से ये कंपनी डेट फ्री बनेगी, ऐसा हमारा निर्धार है और ऐसा हमारा लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके गुप्ता सर, इस डिटेल में बातचीत करने, अपने नंबर्स पे, आउटलुक पे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कंपनी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स रडार पे, और इस पे बातचीत करने के लिए सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जुड़ते हुए। सेठी साहब गुड आफ्टरनून, बताएं सर क्या कॉल होगा इस स्टॉक पे? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, जीएनएफसी ऐसे तो फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, स्टॉक ने भी पिछले 1 साल में जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, और वैसे फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर अच्छा कर रहा है, और इसके जो एक प्रोडक्ट है टीडीआई, उसके प्राइसेस अभी भी तेजी में है, तो उसका फायदा मिल रहा है। रिसेंटली जो नतीजे आए काफी शानदार थे, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक में जो एक अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मेरी राय में जो निवेशक ऑलरेडी इसमें निवेशित है वो तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। मुझे लगता है साल भर में 700 रुपए तक के भाव देखे जा सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए। तो होल्ड करें, 700 के टारगेट्स नजर आते हैं स्टॉक में, और अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ी गिरावट में खरीदारी करें। वैसे ऑलमोस्ट 250 रुपए के अपसाइड नजर आते हैं, यानी कि सेठी साहब को तो अच्छा खासा अपसाइड अभी भी इस काउंटर में। अच्छा सेठी साहब, आपका धन्यवाद। और आपकी स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज, हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट की बात से शुरुआत करी थी शो की, और ओएनजीसी एचपीसीएल की जो डील है उसे फंड करने के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है कि गेल में जो उनका करीब 5% हिस्सा, और एचपीसीएल का आईओसी में मेरे ख्याल से 14.25% के आसपास का स्टेक है, वो बेच सकते हैं। तो उन दोनों स्टॉक्स में ओवरहैंग, और मेरे ख्याल से ओएनजीसी के लिए अच्छी खबर, तो वो स्टॉक आपको मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इसी खबर पे और आपकी तमाम क्वेरीज पे आगे बातचीत होगी ट्रेडर्स हॉटलाइन में। नमस्कार।